हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज फाइटर। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था में क्या चीज आएंगी? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या चीज आएंगी। अर्थव्यवस्था में क्या है? कृषि आएगा, पशुपालन आएगा, ठीक है, और उससे संबंधित क्रियाएं आएंगी। इसके बाद यदि इससे अतिरिक्त उत्पादन होता है तो कुटीर उद्योग धंधे होंगे, यानी कुटीर उद्योग होगा या फिर, ठीक है, और या फिर क्या होगा, उससे आगे व्यापार वाणिज्य होगा। अगर इससे आगे भी कुछ हो सकता है तो सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं तो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था मूल रूप से पशुचारणी समाज है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर पशुओं का ज्यादा महत्व है, ठीक है। मूल रूप से ये कैसा है, शहरी जीवन होगा कि ग्रामीण? निश्चित तौर पर ग्रामीण जीवन होगा। तो ग्राम समाज है जिसमें पशुपालन क्या है, प्रमुख व्यवसाय है। और ये लोग अभी स्थायी एक जगह पर रुक के नहीं जी रहे हैं, क्योंकि अपने पशुओं के चारे के लिए ये जगह जगह घूमते हैं। और ये कैसे पता चलता है हमें? उस काल के जो मृदभांड मिलते हैं उनसे पता लगता है कि इस वक्त तक आर्य लोग स्थायी जीवन नहीं जी रहे थे। अब जो पशुचारणी समाज है, जहां पशुओं का बहुत ज्यादा महत्व है, ऐसे समाज में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या होता है? पशु, ठीक है। और ये कैसे पता लगता है कि पशु है? क्योंकि ऋग्वेद के मंत्रों में ये कामना की गई है, ये प्रार्थना की गई है कि उसके पशुओं में वृद्धि हो। इसके अलावा पीछे आपने पढ़ा था पुत्रों के लिए भी कहा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही पशुओं के लिए भी कहा गया है। और इस काल में पशुओं के लिए हमें अलग से एक देवता का वर्णन मिलता है जिनका नाम क्या है? पूषण है। और ये पशुओं की रक्षा करते थे। इन पशुओं में कौन कौन से पशु पाले जाते थे? घोड़ा, भेड़, बकरी, कुत्ता, गाय, ये सब पाले जाते थे, ठीक है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गाय है। जो गाय है इसका महत्व इस बात से पता चलता है कि जो ऋग्वेद में देवताओं को गाय से उत्पन्न बताया गया है, ठीक है। इससे क्या पता लगता है कि ऋग्वेदिक काल में गाय का अत्यधिक महत्व था। और जो गाय का वर्णन है वो 176 बार ऋग्वेद में आया है, जबकि कृषि का वर्णन केवल 24 बार आया है। इसका मतलब कृषि से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पशुपालन है। इस समय क्योंकि जो गाय है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसकी चोरी होगी तो उसको खोजने के लिए जाएंगे, उसकी खोज में निकलेंगे। और खोज में निकलने को ही गविष्ट कहा गया है, जिसको युद्ध के रूप में प्रयोग किया गया। क्योंकि जब खोजने जाएंगे तो उसमें फिर गाय प्राप्त होगी, लड़ाई होगी, तो युद्ध के लिए गविष्ट शब्द मिलता है। और गाय जो अनुष्ठान होते थे उसके बाद दान में भी दी जाती थी। गाय विनिमय का भी साधन थी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। गाय के स्वामित्व की पहचान, यानी किसकी गाय है, इस पहचानने के लिए उस पर कुछ चिन्ह अंकित कर दिए जाते थे। इसी प्रकार से अष्टकर्णी क्या कहा है? गाय को कहा गया है अष्टकर्णी, ठीक। ये तो था पशुपालन। अब आते हैं कृषि व्यवस्था में। कृषि व्यवस्था पशुपालन की अपेक्षा कृषि गौड़ है, क्योंकि केवल 24 श्लोकों में, ऋग्वेद के केवल 24 श्लोकों में किसका वर्णन है? कृषि का वर्णन है। जमीन पर अभी व्यक्तिगत स्वामित्व की स्थापना नहीं हो पाई है, अर्थात कृषि एक प्रकार से इनकी चलवासी कृषि है। आज यहां कृषि करेंगे, कल फिर अगली जगह करेंगे, ठीक है। क्यों हमने यहां पढ़ा कि जो गाय है वो दान में दी जाती है, लेकिन भूमि को दान में देने का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। न ही यहां पर राजा को भूमि का स्वामी माना गया है। जो राजा है वो मुख्य रूप से क्या है? राजा मुख्य रूप से युद्ध का नेता है, ठीक है। अब कृषि के तहत क्या क्या उगाया जाता था, ठीक है। एक तो यव मिलता है, यव का मतलब जौ है। एक धान्य मिलता है, धान्य का स्पष्ट वर्णन नहीं है, कुछ लोग इसका अर्थ धान से लगाते हैं, लेकिन जो गलत है, धान नहीं, इस धान्य का मतलब अनाज है। और चूंकि अब कुछ खेती होने लगी है तो अनाज को नापने के लिए भी क्या हुआ? बर्तन आने लगे हैं, या माप की इकाइयां विकसित होने लगी हैं। ऐसे ही अनाज को नापने का एक बर्तन है, उसे क्या कहा गया है? उर्दर। अब चूंकि कृषि की क्रियाएं हो रही हैं, तो इसलिए बुआई, कटाई और मड़ाई से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनका वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। आपको बता दूं कि जैसा हमने पिछले वीडियो में, स्टार्टिंग वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो चौथा मंडल है उसमें कृषि की बात की गई है, चौथे मंडल में, ठीक है। आप लोग बताइएगा मुझे कि उसके ऋषि कौन है उस मंडल के, ठीक है। पिछले वीडियो में दिया है मैंने ये सब।
तो अब बात करते हैं आगे कि जो जुता हुआ खेत होता है उसे क्षेत्र कहते थे, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे और अनुपजाऊ भूमि को खिल्ली कहते थे। लांगल यानी हल और वृक मतलब बैल, क्योंकि हल के द्वारा अब खेती की जाने लगी, यद्यपि भी लोहे के फाल हमें नहीं प्राप्त होते, ठीक है, लकड़ी का ही हल है। और हल कितने बैल खींच रहे हैं? 8, 12, 24, यानी अधिक शक्ति की जरूरत पड़ रही है। क्यों शक्ति की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि मोटी लकड़ी यूज करेंगे, लोहे के बराबर मजबूती नहीं होती है लकड़ी में, लकड़ी टूट सकती है। अगर नुकीली बनाएंगे तो मोटी लकड़ी यूज करने के कारण ज्यादा बैल की जरूरत पड़ेगी। तो ये थी कृषि संबंधी बात। एक महत्वपूर्ण बात इसमें और है कि ऋग्वैदिक आर्य चावल से परिचित नहीं थे। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, जहां पर मैंने आपको बताया नमक, मछली और चावल से परिचित नहीं थे, तो चावल से ये लोग परिचित नहीं है। इस प्रकार ये पशुपालन और ये कृषि दो पहलू हो गए। तीसरा और चौथा कुटीर उद्योग और व्यापार वाणिज्य, ये पहलू। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में उद्योग की बात करते हैं तो जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्या होने लगा था बाद में कि वर्ण के आधार पर व्यवसाय का चयन होता था, लेकिन ऋग्वैदिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था अभी चालू नहीं हुई है, अर्थात जन्म के आधार पर अभी व्यवसाय का चयन नहीं किया जाता है। इस वक्त को प्रमुख जो उद्योग है या प्रमुख जो काम है वो क्या है? बढ़ई, जिसे तक्षा कहा गया है, बुनकर है यानी कपड़े बुनना है, चर्मकार है, कुम्हार है, ये प्रमुख शिल्प है। अब इसमें जो बढ़ई है, तक्षा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रथों का बड़ा महत्व था। तो तक्षा संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था क्योंकि इसका रथ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता था और रथों का उपयोग युद्ध के लिए करते थे, ठीक है। दूसरा कर्मा या कर्मकार जो है वो धातुकार होता था, वो धातु से बनी वस्तु बनाता था। और लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये लोग लोहे से परिचित नहीं है। यहाँ पर एक शब्द मिलेगा हमें अयस, अयस धातु जिसका वर्णन मिलता है उसका अर्थ तांबा या कांसा से है, लेकिन लोहे से बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार अन्य एक जो धातु मिलती है वो है हिरण्य। हिरण्य का अर्थ सोना है और ये सोना संभवतः सिंधु नदी से प्राप्त होता था क्योंकि सिंधु नदी को हिरण्य कहा गया है, ठीक है। और इसी प्रकार जो सुनार होता था, जो सोने का काम करता था, उसे हिरण्यकार कहा गया है। इसके अलावा जो कपड़े बुने जाते थे, कपड़े पर कढ़ाई बुनाई होती थी, तो सीरी या पेशकारी, ठीक है, सीरी या पेशकारी, ये कढ़ाई बुनाई के लिए प्रयुक्त शब्द हुआ है। और सूत जो काटना था, सूत काटने का काम मुख्यतः स्त्रियां करती थी। स्त्रियां दिन घर में बैठ के सूत काटती थी, उस पर कढ़ाई बुनाई भी की जाती थी। और जो वस्त्र होते थे वो सूती होते थे, रेशमी होते थे और ऊनी होते थे। जो ऊन है, ऊन जो फेमस थी वो सिंध और गांधार प्रदेश की फेमस थी। इसमें से जो गांधार प्रदेश है, इसकी भेड़ों से प्राप्त ऊन सबसे अच्छी मानी जाती थी, ठीक है। गांधार प्रदेश की भेड़ों से प्राप्त जो ऊन है वो सबसे अच्छी मानी जाती थी। अब इसके अलावा और क्या व्यवसाय था? भीषज, भीषज मतलब वैद्य। अब जो डॉक्टर होता था यानी जो भीषज होता था, ठीक है, इसका व्यवसाय महत्वपूर्ण था क्योंकि ये रोगों से लोगों को बचाता था, ठीक है। यानी आयुर्वेद शुरू हो चुका है यहाँ पर। और इसी में ऋग्वेद में लिखा गया है कि जो अश्विन कुमार हैं वो जो देवता हैं उनके डॉक्टर हैं, उनके वैद्य हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हमें जाननी चाहिए कि लोहे और चांदी से ये लोग परिचित नहीं थे। ध्यान रखिएगा, चांदी से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित हैं, लेकिन जो प्रारंभिक आर्य हैं, ऋग्वैदिक आर्य हैं, वो परिचित नहीं है। इसी प्रकार इस समय कोई भी व्यवसाय, क्योंकि जन्म आधारित अभी नहीं हुआ है वर्ण व्यवस्था, तो कोई भी व्यवसाय छोटा नहीं समझा जाता था। सभी की सामाजिक प्रतिष्ठा बराबर थी क्योंकि ऋग्वेद के 9वें मंडल में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, एक ऋषि कहता है कि वह कवि है, उसके पिता क्या है? भीषज हैं और माता चक्की चलाती है और सभी धन की कामना करते हैं। क्लियर? तो ये थी उद्योग की बात। अब बात करते हैं व्यापार की। तो ऋग्वैदिक काल में जो व्यापार था, ठीक है, तो व्यापार कितना विकसित था? विकसित तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पशुपालक समाज है और व्यापार करने के लिए क्या चाहिए? आपका कृषि का उत्पादन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद कुछ अतिरिक्त लोग जो जिनको की खाने की वस्तु मिल जाए और वो अन्य काम कर सके, ठीक है। तो अभी कृषि का इतना उत्पादन नहीं है
कि वो अतिरिक्त लोगों का पेट भर सके, क्योंकि मुख्यतः पशुपालक समाज है। और यद्यपि मुख्यतः पशुपालन इनका प्रमुख व्यवसाय है और उसका कृषि है, लेकिन व्यापार और व्यवसाय के प्रति यहाँ पर पूर्णतः उदासीनता नहीं दिखाई देती। कुछ स्तर पर व्यापार वाणिज्य यहाँ पर होता था। अब जो देश के अंदर है, जो छोटी दूरी का स्थानीय व्यापार है वो तो होता था, लेकिन जो विदेशी व्यापार है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। यद्यपि यहाँ पर समुद्र का उल्लेख, समुद्र शब्द का उल्लेख आया है, लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो समुद्र शब्द का उल्लेख आया है वो मूल रूप से ऐसा लगता है कि बड़ी नदियों और संचित जल के रूप में आया है। वास्तव में जो समुद्र है, जिसे हम समुद्र बोलते हैं, उसके अर्थ में नहीं आया है। यद्यपि ऋग्वेद में 100 पतवारों वाली नाव का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय पर होता था। ठीक है, और विनिमय का माध्यम गाय थी। ठीक, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब बात आती है व्यापारिक दो व्यापारिक अतिरिक्त मिलते हैं यहाँ पर। एक है पणी, एक है व्रू। जो पणी है ये अनारी व्यापारी थे, ये गाय की चोरी करते थे और इनकी सेना भी होती थी। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, भृगु नामक व्यापारी का वर्णन मिलता है, जो कि काफी दानशील होते थे, दानी होते थे। इस समय ब्याज पर धन देने का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, यद्यपि ब्याज पर धन देने का जो व्यवस्था है इसकी यहाँ पर आलोचना की गई है, लेकिन फिर भी इसका वर्णन मिलता है। इसका मतलब ये व्यवस्था वहां पर प्रचलन में थी। और जो सूदखोर होते थे उनको वेकनाट कहा गया है। उनको क्या कहा गया है? वेकनाट। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक निस्क मिलता है। निस्क क्या है? एक स्वर्ण का ढेर है, बाद में आभूषण के नाम भी मिलता है आपको। यहाँ पर एक स्वर्ण का ढेर है जिसे तौल के रूप में या माप के रूप में यूज किया जाता है। इसी प्रकार माप की एक इकाई मन है, वो भी स्वर्ण का ढेर है और तौल की इकाई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शहरों का अस्तित्व नहीं है। शहरों का अस्तित्व क्यों नहीं है? क्योंकि पशुचारणी जीवन है, स्थायी जीवन ही नहीं जी रहे हैं, जमीन पर स्थायी स्वामित्व नहीं है, तो शहरों का विकास यहाँ पर नहीं होगा। यद्यपि कुछ लोग इस बात का दावा करते हैं कि शहरों का यहाँ पर विकास होने लगा था, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो ऋग्वैदिक आर्य हैं, इनके लिए इनको शहरों का निर्माता नहीं, शहरों का विध्वंसक कहा गया है।